This is your income tax, MTP 3. Okay, starting with case studies. क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है. द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, यानी हमें टीडीएस बताना है बाय हमारा पैसा बैंक ऑन कैश डिवल्स बाय मिस्टर रुद्रा. जब मिस्टर रुद्रा पर्सनल है, उन्होंने कितना पैसा जितना भी पैसा विड्रॉ किया है फ्रॉम हमारा पैसा बैंक, हमें बताना उनमें टीडीएस कितना कटेगा. ओके, चलो देखते उसने किया कितना है. मिस्टर रुद्रा इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग सिंस 2018. उसका टर्नओवर कितना है? 6 करोड़. इंपॉर्टेंट. ओके. His minor daughter's marriage is fixed in December 2025. He planned destination wedding in Goa for his mother, for his minor daughter. Okay. For the wedding, he withdrew 40 lakhs cash in the month of September 2025 and 65 lakhs cash इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 फ्रॉम हमारा पैसा बैंक. ओके, उसने 40 लाख निकाले सितंबर में और 65 लाख निकाले अक्टूबर में. तो हमें इसी से बताना है कि कितना टीडीएस कटेगा ऑन कैश विड्रॉवल्स बाय मिस्टर रुद्र. हमारे पास ऑप्शन है 10,000, 25,000, 1,70,000 एंड 1,85,000. कितना लगता है, कितना कटता है? कौन सा सेक्शन लगता है टीडीएस का? सेक्शन बैंक वगैरह पे जब हम विड्रॉ करते हैं तो 194N लगता है. ठीक है, उसमें क्या रेट है? हम सबसे पहले सेक्शन ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम परसेंटेज बताते हैं. जो 2% लगता है, अब कितने पे लगेगा? जो 1 करोड़ से ज्यादा. अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हमारे टीडीएस नहीं कटता. 1 करोड़ से ज्यादा तो कटता है. वो भी किस पे कटता है? 1 करोड़ से ज्यादा वाले अमाउंट पे ही कटता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना उसने रुद्र ने निकाला है, विड्रॉ किए 40 लाख और यहाँ पे 65 विच इज 1 करोड़ 5 लाख, यानी 1 करोड़ से ज्यादा है. और लगेगा किस पे? 2%, 5 लाख पे. 1 करोड़ तक क्या होता है? माफ होता है. 1 करोड़ तक नहीं लगता. 1 करोड़ 5 लाख है तो 5 लाख पे 2% टीडीएस कटेगा, तो विच विल सम अप टू 10,000. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर रुद्रा ऑन पेमेंट मेड टू टेस्टी केटरर्स. टेस्टी केटरर्स है, उनको उसने पेमेंट करी है. तो आपको बताना है रुद्र को कितना टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा जब अगर उसने पेमेंट करी है टेस्टी केटरर्स को. पहले तो कितने की है और कौन सा सेक्शन लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, है ना. तो ही बुक 30 रूम्स फॉर 5 days. 30 रूम बुक किए हैं 5 दिन के लिए फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हिज रिलेटिव्स इन लाहौर होटल एंड पेड 40,000 इन कैश एज एडवांस एंड बैलेंस बाय अकाउंट पे चेक. सबसे पहले तो 40,000 तो उसने कैश में दे दिए हैं. उसके बाद बैलेंस उसने किस में किया है? अकाउंट पे चेक. ही टुक द केटरिंग सर्विसेज ऑफ टेस्टी केटरर्स, अ सोल प्रोप्राइटर फॉर द वेडिंग्स फॉर व्हिच ही पेड 10,20,000 ऑन 15/10. फॉर अ वेडिंग ही गिफ्टेड हिज डॉटर हाउस प्रॉपर्टी परचेज. ये यहीं तक है. ठीक है, 10,20,000. ओके, ये तो अकोमोडेशन की बात है. उसको तो केटरर्स की बात करनी थी, तो उसने केटरिंग सर्विस ली है जिसके लिए उसको 10,20,000 रुपए उसने दिए हैं. तो अब आपको बताना है क्या अमाउंट डिडक्ट होगा फ्रॉम करेगा रुद्र फ्रॉम टेस्टी केटरर्स. 10, 200, 20, 400 या 51,000 या फिर नील. क्या रहेगा और कौन सा सेक्शन लगेगा? सबसे पहले तो देखो हियर, यहाँ पे हम किसका सेक्शन लगाएंगे? 194C का. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस से कैटरर्स को दिया है इसलिए. तो क्या लगेगा? 194C लगेगा. ठीक है, लेकिन 194C किस पे लगता है? जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है. रुद्र की कितनी है? 6 करोड़ है. तो यानी यहाँ पे लगेगा. बट जो पेमेंट हो रही है वो किसके लिए हो रही हो, किस पर्पज के लिए हो रही हो? अगर वो पेमेंट पर्सनल पर्पज के अदर देन पर्सनल पर्पज के लिए हो रही हो तो ही हम काटते हैं. और यहाँ पे उसका क्या है? पर्सनल पर्पस है. वहां पे वो बेटी की शादी कर रहा है. अगर वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है यानी पर्सनल पर्पस है. पर्सनल पर्पस है मीन्स यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा एंड इट विल बी नील. ठीक है, यहाँ पे नील आएगा, यहाँ पे नहीं कटेगा. नेक्स्ट. What shall be the amount taxable and in whose hands with respect to the purchase of immovable property by Mr. Rudra from SK Builders and gift of the same to his daughter. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि इतना अमाउंट टैक्सेबल है और किसके हैंड्स में, कौन किसके हाथ में टैक्सेबल है? जो हमने परचेज की थी किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो रुद्र ने परचेज की थी और फिर उसको गिफ्ट कर दिया था डॉटर को. डॉटर क्या? माइनर डॉटर. क्या है? माइनर डॉटर. ठीक है, देखते हैं कहाँ है ये रहा.
For her wedding, he gifted his daughter house property purchased from SK Builders on 10/10/2025. ठीक है, तो बाय अकाउंट पे चेक 15 लाख का और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10/10/25 को ही 16 लाख की एंड 16 लाख की, और ट्रांसफर किया उसने माइनर डॉटर को। डेट ऑफ ट्रांसफर जब उसने ट्रांसफर किया है डॉटर को अपनी, तब 20 लाख थी उसकी वैल्यू। तो क्या टैक्सेबल होगा इसमें? नहीं होगा टैक्सेबल, बिकॉज वो अपनी बेटी को दे रहा है। बेटी को दे रहा है तो उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बेच नहीं रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है देखो, 1 लाख इज हैंड्स ऑफ मिस्टर रुद्र, सॉरी नहीं, नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रुद्र एंड माइनर डॉटर, दैट इज करेक्ट। 1 लाख इन द हैंड्स ऑफ रुद्र नहीं, नथिंग इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रुद्र, लेकिन 20,000 इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ माइनर डॉटर नहीं। दोनों के ही हैंड्स में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आंसर देखो देखो 10,000 क्यों आया था यहाँ पर, क्योंकि 194N के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिडक्ट टैक्स कितना 2% का on cash withdrawals exceeding 1 crore in the previous year, providing the SEC regularly files ITR. Total cash withdrawals कितनी की 40 लाख plus 65 लाख, that is your 1 crore 5 lakhs. ठीक है, तो एक्सेस ओवर 1 करोड़ पे लगता है, दैट इज 5 लाख पे 2% लगेगा, विच इज 10,000। और सेकंड वाले पे नील क्यों आए, क्योंकि 194C के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स उनके प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा उन पे लगता है, जो कि रुद्र की बन भी रही क्योंकि 6 करोड़ थी। लेकिन डिडक्ट टीडीएस इन द पेमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन आती है कि टीडीएस नहीं कटता अगर जो कॉन्ट्रैक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल पर्पस है। Since catering was for his daughter's marriage, it is purely personal, hence TDS is nil. और थर्ड का क्या था कि नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रुद्र एंड माइनर डॉटर। क्यों? क्योंकि रुद्र जो परचेजर है अंडर सेक्शन 56(2)(10), जो क्या होता है अदर देन वाला गिफ्ट वाला जो होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल रहा है प्रॉपर्टी या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मिल रही है, टैक्सेबल ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड परचेज कितना 50,000 से ज्यादा एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एसडीबी कितनी आ रही है, 16 लाख की थी। ठीक है, कंसिडरेशन 15 लाख, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 10% कंसिडरेशन करेंगे, 10% ऑफ दी 50 लाख इज 1.5 लाख, और दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं। सिंस द डिफरेंस 1 लाख इज नॉट मोर देन 1.5 लाख, सेफ हार्बर लिमिट आ गई, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मिस्टर रुद्र। फॉर माइनर डॉटर डोनी जो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर रिलेटिव से मिल रहा था इसलिए वो तो है ही नहीं, मतलब माइनर डॉटर का तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो रिलेटिव को दे रहा है, इंटायरली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 56(2)(10). और बाकी बात रही किसकी, रुद्र की, तो उसमें क्या था, एसडीबी जो थी उसने कितनी दे रखी थी, 16 लाख की। ठीक है, कितनी दे रखी थी, 16 लाख की दे रखी थी। 15 लाख में उसने खरीदा था, 16 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी थी उसकी प्रॉपर्टी की, जिस दिन खरीदे तो उस दिन, और जब ट्रांसफर की थी तब 20 लाख थी। तो हमें ट्रांसफर वाली थोड़ी ना देखनी होती है, हम तो वो देख रहे भाई उस दिन कितनी थी, तो 16 लाख थी, तो 1 लाख हुआ इनका डिफरेंस, और वो 1 लाख है इनका डिफरेंस, वो तो 50,000 से तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, परचेज प्राइस एक्सीड 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कितना 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का। तो सिंस द डिफरेंस 1 लाख इज नॉट मोर देन 1.5 लाख, 1.5 लाख क्या 10% ऑफ द कंसिडरेशन, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या 50,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारा जो रुद्र है उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट केस सिनेरियो, question number 1, what is the amount of interest allowable as deduction under section 24 to Mayank for assessment year 26-27? ठीक है, क्या इन्होंने पूछा है हमसे कि क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाइबल रहेगा डिडक्शन की तरह अंडर सेक्शन 24, कौन सा इंटरेस्ट, 24 कौन सा है, किसका है 24 सेक्शन, 24 सेक्शन किसका है, हाउस रेंट वाले का इंटरेस्ट इसमें लगता है, जिसमें काटते हैं हम अगर हमने कोई लोन वगैरह ले रखा होता है तो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उधर से इंटरेस्ट जो अलाउेबल होगा डिडक्शन के थ्रू वो पूछा है मयंक के लिए। ठीक है, देखते हैं। Mayank bought a residential house for 2.5 crore South Extension, Delhi in 2018 and let out the house on rent for to Mr. Rehan. Rehan को दे दिया उन्होंने। The property was funded through loan from PNB. Okay, PNB से उन्होंने लोन लिया था। Interest due 25-26 के लिए to PNB is 25 लाख, out of which she paid only 20 lakh during the year. उसने खाली 20 लाख रुपए दिए थे। Mr. Mayank then took a loan of 1.5 crores for the SBI on 1/7/2025 for the construction on first floor in the house of self occupation के लिए लिए थे।
The construction is in the progress as on 31st 3 2026. Mr. Mang started reaping EMIs due to SBI. During previous year 25-26, he repaid principal amount of 25 lakhs and 5 lakhs to PNB and SBI respectively. He also paid interest of 8 lakhs to SBI out of 10 lakhs being interest due. उसने हमसे क्या पूछा है कि हमें 24 का रिडक्शन बताना है, तो क्या होता है? Okay, so to calculate the interest liable as a deduction under section 24 to Mr. Mayank for the assessment year 26-27 हमें निकालना है ना. देखो उसने क्या बोला है कि प्रॉपर्टी है, लोन लिया है हमने 25 लाख का पीएनबी का, तो 25 लाख तो यही हो गए, ठीक है. 24 के लिए तो लोन लिया है उसने कितना, 25 लाख का, ऑटो पेड ओनली 20 लाख. हमें क्या मतलब है, उसने जो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट जो हुआ है 25-26 का, हम ड्यू बेसिस पे देखते हैं ना, हम पेमेंट बेसिस पे थोड़ी ना देखते हैं. पेमेंट बेसिस हम क्या देखते हैं कि उसने जो म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो कब पे किया है. म्यूनिसिपल टैक्सेस जब पे करोगे तब डिडक्शन मिल जाएगी. लेकिन फॉर द इंटरेस्ट उसने चाहे पे किया हो नहीं किया हो, डजेंट मैटर, आपको वो डिडक्शन मिल जाती है. तो 25 लैक्स के डिडक्शन मिल जाएगी पूरी. 24 लाख ऐसे कुछ नहीं है कि 20 लैक्स दिए तो 20 लैक्स की मिलेगी. तो 25 लैक्स ही हो गए आपके. और देखते हैं आगे, उसने क्या बोला था हमें कि एक एसबीआई से भी लिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट फ्लोर को, और उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस एज ऑन 31st 2026, यानी ईयर एंड भी हो गया तब भी कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस, वो खत्म नहीं हुआ है अभी तक, कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई है. विच मीन्स अभी आपको इंटरेस्ट इसका नहीं मिलेगा. बाद में जब आप कंप्लीट कर लोगे तो अगले 5 साल तक वो जो आपने पहले का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको जो अमाउंट है इंटरेस्ट आपने पे किया है वो अगले 5 साल तक डेफर्ड हो जाएगा. 1 साल में मतलब उसके इक्वली आपको डिडक्शन मिल जाए, ठीक है. तो अभी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है. अभी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वी विल नॉट गिव यू द डिडक्शन. इनकम टैक्स नहीं मानता, अलाउ नहीं करता. तो खाली यानी कि 25 लाख आपका आ जाएगा द डिडक्शन. ओके, देखो 25 आ गया, 25 lakhs. ओके. सेकेंड है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल टू मिस्टर महंग अंडर चैप्टर 6A में इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर वो पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम में चले गए तो उसको उनको कितना जो है डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6A में. तो देखते हैं, उनको पूरी हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर. सबसे पहले हम एटीसी की बात करते हैं. एटीसी क्या कहते हैं? एटीसी में देखो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से देखते हैं इसमें क्या क्या हमें इसमें क्या क्या मिल सकता है. हमें इसमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल सकता है, राइट. प्रिंसिपल पेमेंट जो होगी उसकी डिडक्शन मिल सकती है. देखो यहाँ पे था एक जगह, he repaid principal amount of 25 lakhs and 5 lakhs of टू पीएनबी एंड एसबीआई रेस्पेक्टिवली. उसने दिए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है. तो हमें कितने की डिडक्शन मिलेगी? 25 lakhs प्लस 5 lakhs विद सम अप टू 30 lakhs. लेकिन एटीसी की एक रेस्ट्रिक्शन है कि 1.5 लाख से ज्यादा की आपको नहीं मिल सकती डिडक्शन. तो 1.5 लाख तक ये लिमिट लग जाएगी, यानी यहाँ पे हमें अभी 1.5 ही मिलेंगे. उसके बाद मिस्टर मैंग ऑन्स अनदर हाउस इन हरियाणा ट्रांसफॉर्म माइनर, इसमें हमारी कोई डिडक्शन नहीं है. बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईईवी आ जाएगा आपका. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 50 लाख ऑन लोन फ्रॉम बीएसएम. इंटरेस्ट ड्यू इज 7 lakhs एजुकेशन लोन फॉर डॉटर्स फ्रॉम बैंक. इंटरेस्ट 50,000. ओके, ये ई के लिए है. और मेडिक्लेम पेड किया 20,000 का 80D, ठीक है. तो यानी कि इंटरेस्ट ड्यू आपका 7 lakhs का आ गया. 7 lakhs भी आपको मिलेंगे, ठीक है. एज अ डिडक्शन 7 lakhs ये हो गए, 20,000 का मेडिक्लेम हो गया और 50 lakhs का ये हो गया, ठीक है. 50 lakhs में आपका 1.5 लाख तक की लिमिट होती है. 7 lakhs का पूरा मिल जाएगा क्या आपको, और 20,000 नहीं, इंटरेस्ट ड्यू इज 70 lakhs, जिसमें सॉरी इंटरेस्ट ड्यू इज 7 lakhs एजुकेशन लोन. एक मिनट, देखो ये हमारा जो 50 लाख से लोन लिया था और 7 लाख का इंटरेस्ट जो है उस पे, किस पे? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ना 1.5 लाख तक की लिमिट तक ही हम अलाउड कर सकते हैं. तो 7 लाख की जगह में 1.5 लाख का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी हमें. और जो इसने एजुकेशन लोन लिया ये तो पूरा मिल जाता है, डॉटर के लिए जो लिया एजुकेशन लोन उस पर तो पूरा अलाउेबल है. तो 50,000 और पूरा 50,000 पे अलाउेबल हो जाएगा. तो 1.5 लाख ये, 50,000 ये, और मेडिक्लेम 20,000 का ये भी अलाउड है. और ऊपर भी 1.5 लाख था फॉर 80C. तो 1.5 लाख 3 और ये 370, 3,70,000 विल बी योर डिडक्शन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर चैप्टर 6A, ठीक है. तो 370 ये आ गया.
उसके बाद इन whose hands would Miss Sia's rental income from house property at Haryana be taxable and how much? यहाँ पे ऊपर था ना सिया के बारे में जो मैंने कि डिडक्शन नहीं मिला, नहीं उसमें था क्या है, मिस्टर मयंक ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा, ट्रांसफर एक मयंक जो है उनका एक और हाउस था हरियाणा में जो उसने ट्रांसफर कर दिया उस हाउस को माइनर डॉटर को। देखो सिया माइनर डॉटर थी बट नॉट मैरिड, अगर माइनर मैरिड डॉटर होती तो ठीक चीज अलग हो जाती है। तो उसके बर्थडे पे दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट। सिया गिव हर सेड हाउस टू लोकल पंचायत, ओके पंचायत को दे दी फॉर सितंबर 2025 और रेंट मिल रहा है 5,000 पर मंथ का। सितंबर से लगाओ सितंबर टू मार्च 7 मंथ्स, 7 मंथ का हमें 5,000 मिल रहा है और उसमें हम डिडक्शन करेंगे 30% की, कितना आएगा 24,500। ठीक है, अभी किसके हैंड्स में होएगी, किसके हैंड्स में होएगी, यहाँ पे लिखा मिसेस मयंक टोटल इनकम इज हायर देन मिस्टर मयंक। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल है, ये कोई मायने नहीं रखता अगर नहीं देते तब भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, क्लबिंग इनकम rather than द कॉन्सेप्ट की किसकी इनकम ज्यादा है उसके अंडर पे जाएगा, यहाँ पे क्लबिंग लगेगा। क्यों लगेगा क्लबिंग? क्योंकि मिस्टर मयंक ने उसको गिफ्ट दिया विदाउट कंसिडरेशन और माइनर चाहे तो इसे मिस्टर मयंक के अंडर जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मिसेस मयंक की इनकम ज्यादा है। मिस्टर मयंक के अंदर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मयंक तो कितना 24,500, तो 24,500 आ गया बी पार्ट। ठीक है, देखो उसका 25 लाख था। लेट आउट प्रॉपर्टी साउथ एक्सटेंशन में इंटरेस्ट डिडक्शन 24 बी में अलाउड होगा एंड एक्रूअल ड्यू बेसिस पे होगा। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट से हमें मतलब नहीं होता। द फुल 25 लाख ड्यू टू पीएनबी इज अलाउड फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो फर्स्ट फ्लोर का था। कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो अभी तक प्रोग्रेस में है, अभी तक हो रहा है 31/3/2026 तक। द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, इसलिए 0 इज अलाउड फॉर द एसबीआई लोन, लेकिन पीएनबी के लिए 25 लाख पूरा अलाउड हो जाएगा। उसके बाद 20 लाख में 25 लाख, उसके बाद क्या है आपके पास जो चैप्टर 6A था उसको बताना है। ईटीसी का प्रिंसिपल रीपेमेंट हुई 25 + 5 लाख की, लेकिन रेस्ट्रिक्शन आता है मैक्सिमम कितने का, 1.5 लाख का ही दे सकते हो आप। फिर उसके बाद ईईबी में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन आता है जो कि 7 लाख का इंटरेस्ट था ड्यू, उसमें भी आपका 1.5 लाख ही आएगा मैक्सिमम। एटीए में इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन तो फुल्ली अलाउड होता है, दैट इज 50,000। उसका एटीडी मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी पूरा अलाउड था 20,000 का। ठीक है, तो आपका ये सब अप टू ये कितना आ गया 3,70,000। उसके बाद जो ये था आपका हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी माइनर चाहिए नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफर कौन होता है, डीम्ड ओनर होता है। बिकॉज मिस्टर मयंक इज डीम्ड ओनर, तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मयंक के हाथ में हो जाएगी, नॉट अंडर क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64 आएगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 7 मंथ्स into 5,000 35,000 और IFHP में जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% की, 10,500 24,500 आपका मेयन के हाथ में आ जाएगा। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। सो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, मिस्टर अर्पन एज 35 ईयर्स सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पस कंप्यूटिंग इज टोटल इनकम। उसको ये दे रखा है आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ द अर्पन and the amount of loans that can be carried forward for the subsequent assessment year under normal provision। normal provision में करना है, normal provision is your old tax regime, okay। उसमें कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट। इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी 4 lakhs गिवन है। लॉस फ्रॉम डेट ऑफ प्रॉपर्टी इज 2,20,000। ओल्ड टैक्स से हम कर सकते हैं, करते हैं 2 लाख मैक्सिमम होता है। 2,20,000 जो है क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 20,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें से 2 लाख गया तो कितना बचा आपका, 2 लाख बचा फॉर योर सैलरी। आगे देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 2,30,000 का, ये हो नहीं सकता क्योंकि 2 लाख तक तो हो ही गया, तो ये भी आपका 2,30,000 भी क्या हो जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस लॉस 1 लाख का हुआ और बैंक इंटरेस्ट यानी IFOS की इनकम हमें दे रखी है 80,000 की, जिसमें से हम बिजनेस लॉस को कर सकते हैं विच इज 80,000 ही जाएगा। तो यानी कि IFOS आपका खत्म हो गया। अब बिजनेस लॉस कितना बचा आपका 20,000 का, जो भी क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी टोटल कैरी फॉरवर्ड कितने हो रहे हैं 20,000 एंड 2,30,000 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी 2.5 लाख आपका जो है चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड फॉर दी हाउस प्रॉपर्टी और 20,000 चला जाएगा बिजनेस लॉस। बाकी 2 लाख आपकी सैलरी इनकम आ गई। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस क्या आ रहे हैं।
टोटल इनकम 2 लाख और तो कहीं पे है नहीं, यानी ए ही पार्ट है इसका। एंड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख बन रहा है और बिजनेस लॉस जो है वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो ए पार्ट इज योर आंसर। नाउ डिटेल्ड आंसर देखो। टर्म नॉर्मल प्रोविजन का मतलब क्या होता है? ओल्ड टैक्स रिजीम होता है। इंटर हेड सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस परमिटेड अप टू 2 लाख। ठीक है, तो सैलरी इनकम 4 लाख की गिवन थी, तो करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी लॉस चला जाएगा मैक्सिमम 2 लाख का, तो 2 लाख रुपीज आपके बच गए फॉर दी नेट सैलरी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 80,000 है। करंट ईयर का बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो जाएगा 80,000 में से, तो आपका IFRS नीला आ जाएगा और जो आपकी टोटल इनकम है वो 2 लाख आ गया। कैरी फॉरवर्ड क्या क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी जो 2,20,000 थी उसमें से 2 लाख तो गए, यानी 20,000 जो बचे वो अनऑब्जर्व करंट ईयर का, और जो पहले का चलता आ रहा था 2,30,000, तो टोटल मिला के 2.5 लाख आपकी हाउस प्रॉपर्टी के हो गए। और अनऑब्जर्व करंट ईयर लॉस कितना आ गया? 1,80,000 सेट ऑफ हो गया था, तो 20,000 करंट ईयर का कैरी फॉरवर्ड हो गया। By saying normal provisions, I say expects you to test the options, ठीक है, against the old tax regime. If it were the default 115 BAC, तो HP laws जो थे वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते सैलरी से। None of the given options would match. So always scan the options to confirm the regime intended by the examiner. Now independent MCQ 4, Mr. Raja and age 64 years, he was not able to provide satisfactory explanation to assessing officer for the investment of 7 lakhs and not recording the books of accounts. ठीक है, what shall the tax payable by him on the value of such investment considered to be deemed income as per section 69? ठीक है, आप मतलब जो राजा हैं वो 64 इयर्स के हैं और वो इसको असेसिंग ऑफिसर को एओ को ढंग से सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि उनके पास ये इन्वेस्टमेंट 7 लाख की कहाँ से है, जो कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं भी है। उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है और उनके पास है लेकिन 7 लाख की इन्वेस्टमेंट, तो वही वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से है, और उन्होंने बताया हमारी यहाँ से आई, लेकिन उनको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा। तो व्हाट शैल द टैक्स पेबल बाय, अब वो इस 7 लाख पे टैक्स कितना दे ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर्ड टू बी डीम्ड इनकम, और उसको वो डीम्ड इनकम मान ले एज पर सेक्शन कितना 69। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है देखो, अगर आप वैसे अगर आपको याद करना हो तो देखो डायरेक्टली 78% लगता है इस पे जो इफेक्टिव होता है, और वो कैसे लगा वो बताती हूँ। देखो जो नॉर्मल टैक्स है वो लगता है 60% इस पे, जो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ही देते हैं। उसके बाद सरचार्ज 25% का मैंडेटरी होता है, जो भी 60% आया आपके पास टैक्स उसमें 25% कम सरचार्ज लगा, तो उसके पास तो वो जो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे वो है। तो इनको जब आप सम अप करोगे तो आपका 78% आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा। तो अब 7 लैक्स का 78% निकालो जो कि आता है 546, या फिर आप ऐसा करो 7 लैक्स का 60% निकालो जो कि आएगा 4,20,000। उसके अंदर आप क्या करो 25% का सरचार्ज लगाओ, 25% का सरचार्ज लगाने के बाद आएगा 5,25,000। उसके बाद उसमें 4% जब मिलाओगे तो आपका 5,46,000 ही आएगा। यहाँ से 78% डायरेक्ट लगा लो, यहाँ पे पहले 60% निकालो, फिर 25% सरचार्ज लगाओ, फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन लगाओ, तो आएगा 546। ठीक है, देखो unexplained investment under section 69 are taxable under the special provisions section 115 BBE. Tax under the section 115 BBE is rigidly fixed regardless of the age of basic exemption. कुछ फर्क नहीं पड़ता बेसिक एग्जाम्पशन से या एज से। बेसिक टैक्स रेट होता है 60%, उसमें सरचार्ज लगता है 25% ऑन टैक्स। ठीक है, और हेल्थ एंड एजुकेशन लगता है 4%। 25% ऑन टैक्स यानी कि 15% ऑन इनकम। इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाता है आपको 78%, और जब 7 लाख का 78 निकालो तो आता है 546,000। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 15 मार्क्स का। मिस्टर आयुष, a resident individual aged 54 years, is engaged in business of manufacturing textiles. He earned profit of 80 to 45,000 as per PNL after debiting and crediting ये। उसने सब डेबिट क्रेडिट कर दिया, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? उसकी टोटल इनकम और नेट टैक्स पेबल एज्यूमिंग शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स। शुक्र है कि दोनों ने दे रखे, बहुत बारी होती है कि दोनों दे रखे होते हैं, बैक्स निकालना होता है, MIT भी निकालना पड़ता है। अब शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 15 BAC यानी ओल्ड वाला, इसमें भी निकाल सकते हैं, निकालना पड़े शायद। ठीक है, तो देखो इनकम पहले तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट, ये वाला आपका 80 to 45,000। तो लिखते हैं हम
कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट एज पर P&L 45,000। ठीक है, उसके बाद क्या डेबिट किया है, क्या क्रेडिट किया है, वो सब देख लेंगे। सबसे डेप्रिसिएशन, ओके, STCG इनकम टैक्स रिफंड है, डिविडेंड इनकम है। ओके, तो जो आपका ये STCG है, क्या आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा? नहीं है, STCG तो आपका कैपिटल गेन में आता है, तो यहाँ पे थोड़ी ना आएगा। तो ये जो 10 लाख से आपके जो क्रेडिट हुए हैं, इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, और इनकम टैक्स रिफंड आया 15,550 का, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन द रिफंड 4550। तो ये जो है ये क्रेडिट हो रखा है, कहाँ गया, ये क्रेडिट हो रखा है आपका, कितने का, 15,550। तो ये हम क्या कर देंगे, ये भी हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये भी बढ़ा रखा है, तो इसको हमें इनकम की तरह नहीं दिखाना, किसको, 15,550 को। लेकिन उसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको हम दिखा देंगे 4550 को इन IFOS। ठीक है, जो रिफंड आता है उसको नहीं दिखाते, इंटरेस्ट को दिखाते हैं, वो तो इनकम होती ही नहीं है, तो वो तो दोनों वैसे तो लेस होंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आपका IFOS में आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड कितने का मिला, 15 लाख का मिला, डिविडेंड भी आपका IFOS में जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स। देखो, इनकम टैक्स रिफंड 11,000 का प्रिंसिपल, 4550 इंटरेस्ट था, तो 15,550 आपका जो है क्या आ जाएगा, एड बैक, लेस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, डिविडेंड जो हमें मिला था वो भी लेस हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, IFOS में, STCG कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा 10 लाख का। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन IT रिफंड जो कितने का था, 4550 का था। ठीक है, और जो आपका डिविडेंड था वो कितने का था, 15 लाख का था, राइट। तो आपका सम अप होके यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और जो आपका कैपिटल गेन था शॉर्ट टर्म, वो कितने का था, 10 लाख का, वो आ गया शॉर्ट टर्म वाला, 111A वाला। ठीक है, तो ये हमारी ट्रीटमेंट हो गई। क्या क्या हो गया हमारा, ये तीनों। ठीक है, अब बात हम किसकी करते हैं, पहले किसी और चीज़ की करेंगे पहले, और हम किसकी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। ठीक है, फॉर प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, देखो, इंटरेस्ट इंस्टॉल न्यू प्लांट एंड मशीनरी 65 lakhs का, 110 को पुट टू यूज इन 11/2026। एप्रिसिएशन था इस पर, लोन फ्रॉम SBI 50 lakhs का लिया, परचेज कनेक्टेड प्लांट एंड मशीनरी को, टोटल इंटरेस्ट अप टू दिस पेड एंड डेबिटेड टू PNL, और हमने उसको डेबिट कर दिया, लेस भी कर दिया है फ्रॉम PNL, यानी कम दिखा रखा है हमने। लोन लिया था हमने SBI से 50 लाख का 1 सितंबर को 10.5% पर एनम में प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। टोटल इंटरेस्ट 31/3/26 तक बन रहा है, 31/3/26 तक पे कर दिया गया और डेबिट कर दिया गया PNL से। ठीक है, अब इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच कैपिटल was borrowed till the date on which asset was first put to use not allowed as deduction under section 36(1)(3)। ठीक है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जो कैपिटल हमने बोरो कर रखा है, जो हमने जिस दिन बोरो किया से लेके जिस दिन को पुट टू यूज तक लाया गया, उसको हम डिडक्शन को अलाउ नहीं करते, उसको हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, उसको हम लेस नहीं करते हैं, अलाउड नहीं कर सकते, हम उसको डिडक्शन के थ्रू रूप में नहीं दिखा सकते। तो जो हमारा 50 लाख का है लोन, हमने जो 50 लाख का लिया, ठीक है, उसका 10.5% और पुट टू यूज कब किया गया, 1/1/2026 को। ठीक है, और हमने कब लिया, प्लान 4/6 इंस्टॉल किया था 110 को। ठीक है, तो 10, 11, 12 ये, और हमने लिया कब है, 9 को। तो 9, 10, 11 और 12 4 महीने के लिए हम नहीं मानेंगे उसको, हम उसको एड बैक कर देंगे, विच विल सम अप टू 175,000। ये जो 175,000 इसको हम एड बैक कर देंगे, सिंस द सेम इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखो, इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन कैपिटलाइज्ड अंडर सेक्शन 36(1)(3), इंटरेस्ट फ्रॉम 1/9 to 31/12 4 मंथ्स के लिए बिफोर एसेट वाज पुट टू use must be added back, that is 50 lakh 10.5% 4/12 का, that will be 175,000। ठीक है, नहीं अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट इज योर परचेज ऑफ गुड्स।
ठीक है, हमने वुड्स खरीदे हैं 40 लाख के फ्रॉम हिज ब्रदर, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 35 लाख, यानी 5 लाख से यहाँ पे रिलेटिव आ गया, इसमें दिक्कत आ रही है कि 5 लाख ज्यादा आपने कैसे दे दिया। तो द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस दैट इज 40 lakh and the fair market value 35 lakh has to be added back as per section 48(2) since the purchase is from a related party that is your brother, his brother, and at a price higher than the fair market value। तो जो 5 लाख रुपए हैं ये एड बैक हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सेस पेमेंट ऑफ द रिलेटिव 40 lakhs हमने पे किए थे, FMV 35 lakhs था, 5 लाख जो एक्सेस का था उसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये फाइन। उसके बाद अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, और मतलब किसके बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलिए ये जो हमारा डेप्रिसिएशन था ये किसके अकॉर्डिंग होगा, IT के अकॉर्डिंग। ठीक है, पेनल आफ्टर डेबिटिंग एंड क्लीनिंग क्रेडिटिंग था ना, तो इसके बोला डेप्रिसिएशन जो है वो 15,40,000, और उसने बोला डेप्रिसिएशन है 65 लाख पे, वो इंक्लूडेड है इन 15,40,000 कंप्यूटेड एज पर IT रूल्स। मतलब वो ये कह रहा है जो हमने ना प्रॉफिट में से 15,40,000 ऑलरेडी माइनस कर दिया, और इस 1540 के अंदर वो 65 लाख का भी डेप्रिसिएशन है। और मैंने क्या बोला था, जो 65 लाख की हमने मशीन खरीदी है उसमें से जो हमारा क्या था, हमने बोला था कि हमारा जो खर्चा हुआ है ये लोन का, जो पहले 4 महीने तो जो 175,000 हमने माइनस किए हैं वो खर्चा नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि वो पहले पुट टू यूज से पहले का खर्चा हो गया, पहले का जो खर्चा होगा इंटरेस्ट का वो हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। और कैपिटलाइज होना यानी कि मशीन का हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, मशीन का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन उसमें लगेगा, यानी 175,000 पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, अभी अभी हमने न्यू मशीनरी खरीदी है इसलिए इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगा। ठीक है, ₹175,000 being the amount of interest on the loan taken for purchase of plant and machinery from the date on which capital was borrowed till the date on which asset was first put to use shall be capitalized. Okay, तो इसलिए जो 175,000 है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट कितना होता है 15%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट 1,75,000, क्योंकि जो एसेट पुट टू यूज है वो कब हुआ है 1/1/26 को, जो कि 180 दिन से कम है, तो रेट 50% हो जाएगा, यानी 15% का हाफ हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा, क्योंकि पुट टू यूज क्या है 180 दिन से कम है। हमने कब किया 1/1/26 को, 4 महीने के लिए हुआ, सॉरी 3 महीने के लिए, 1 2 3 तो 90 दिन ही बन रहे हैं, तो इसलिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना होगा 15% इंटू 50% इंटू 175,000 दैट इज 13,125, और 20 इंटू 50 इंटू 175,000 17,500 सम अप टू 30,625। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। नाउ आपने लिख रखा है, मतलब इसमें लिख रखा है ए कि हमने क्या दिया, एडवांस दे रखा है, तो चलो इसको, तो ये तो हमारा बाद में ट्रीट होगा कि एडवांस टैक्स पे कर रखा है। और पेड 40,000 LIC प्रीमियम फॉर मैरिड डॉटर नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, मैरिड डॉटर है, उनको हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, क्या वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगा, और होगा तो किस में होगा, तो yes it is liable under section 80C life insurance premium for the married daughter is liable as a deduction, so she is not dependent since child, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि चाइल्ड ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर डिपेंडेंट और नॉट फॉल्स विद द मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सन। Okay, accordingly the whole amount of 40,000 is liable as it does not exceed 10% of the 5 lakh being the sum assured। क्यों, क्योंकि सम एश्योर्ड कितना है 5 लाख से, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, है ना। तो ये जो 50,000 है इससे ज्यादा तो नहीं मिल रहा ना आपको प्रीमियम, ठीक है, इससे ज्यादा का तो प्रीमियम नहीं मिल रहा है,
इंश्योरेंस कंपनी को, उससे तो कम ही है। तो अगर उससे कम है तो ये अलाउेबल है, चाहे आपका बच्चा मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नहीं डिपेंडेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलाउड हो जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द एश्योर्ड सम। ओके, देखो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस वगैरह को ऐड किया जो नहीं अलाउड थे, एक्सेस पेमेंट होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हमने लेस किया इनकम क्रेडिटेड वाला, जो टैक्स रिफंड था, डिविडेंड, एसटीसीजी निकाला। फिर उसके बाद लेस किया एडिशनल एप्रिसिएशन का, हमारा पीजीबीपी का इनकम आ गया 63, 73, 875। उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकाला टोटल, और कैपिटल गेन था वो निकाला 10 लाख का। फिर उसके बाद आईएफओएस निकाला 15,04,550, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। चैप्टर 6A में एटीसी जो एलआईसी थी उसमें कितना मिलेगा 40,000, एंड रीजन विल बी अलाइबल एज डिडक्शन दो शी इज नॉट डिपेंडेंट, still child of the individual dependent not falls in the definition, and accordingly whole of the amount 40,000 liable as it does not exceed 10% of the 5 lakh being sum issued. Okay, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस बाय चेक 45,000, चेक से दे रखा सेल्स स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए 45,000 का। कितने साल के हैं 54 ईयर्स के। कहाँ तक अलाउड होगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और अलाउड होगा नहीं होगा तो इट विल बी अलाउड 80D में होगा, अलाउडेबल एज डिडक्शन सिंस इट इज पेड अदरवाइज देन द कैश इट, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 24,000, ठीक है। 25,000 तक की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ है, ये डी में मिल जाएगा 25,000 की लिमिट में, हमारे 65,000 की जीटीआई में से लेस हो जाएगा, तो हमारा एनटीआई आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम हमारी कितनी आ रही है, टोटल इनकम हमारी आएगी 8813,375, जो कि राउंड ऑफ कर देंगे हम तो 8813,380 हो जाएगा। उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं अंडर द रेगुलर प्रोविजंस, पहले देख लेते कुछ बचा तो नहीं है ना। एक जो एडवांस टैक्स रहता है वो आगे देखेंगे, और विड्रॉ 1.5 करोड़ इन कैश फ्रॉम 3 करंट अकाउंट्स विद एसबीआई ऑन 17 रेगुलरली फाइल्स आईटीआर। ये क्यों दे रखा है ये मैं आगे बताऊंगी। देखो उसने जो है विड्रॉ किया है 3 करंट अकाउंट से एसबीआई में, और रेगुलरली फाइल कर रहा है वो आईटीआर, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको कि क्यों लिख रखा है, ये आपका लिख रखा है टीडीएस की वजह से। हमने पढ़ा था अगर अपने अकाउंट से कर रहे हो, बैंक अकाउंट से अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो 194N में जाता है, 2% कटता है, 1 करोड़ से ज्यादा में कटता है, ठीक है। उसने टोटल कितना कर रखा है 1.5 करोड़ से ज्यादा का कर रखा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा का कर रखा है, यानी कि 50 लाख, राइट। 50 लाख पे लगेगा, 50 लाख से 2% लगेगा, 2% क्या होएगा उसका 1 लाख होएगा, यानी 1 लाख टीडीएस कट जाएगा उसका। देखो ये रहा एडवांस जो उसने दिया था 750,000 का, वो माइनस होएगा, और टीडीएस 194N का 1 लाख होगा। 1 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि 1.5 करोड़ था, 1.5 करोड़ में से हम 1 करोड़ को निकाल देते हैं, 50 लाख बचता है, उसका 2% निकालोगे तो आपका 1 लाख आएगा 194N, ठीक है। चलिए अब पहले हम कैलकुलेट कर लेते थे, तो एसटीसीजी में 11A में ओल्ड टैक्स के लिए 20% लगता है, 10 लाख था। एसटीसीजी का 20% 1 लाख के लिए, 10 लाख के लिए कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपीज लगते हैं 20% फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ओके, देन आपकी बची हुई टोटल इनकम कितनी बची 78 इसमें से माइनस कर दोगे ना 10 लाख को, तो कितना 78 13 380, उसको हम ओल्ड टैक्स में करेंगे। ओल्ड टैक्स में कैसे करेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, 10 से 78 13 380 तक 30%। तो आपका अगर आप उसको अलग अलग भी करना है फॉर @5%, @20%, @30%, तो आपके पास आएगा 12,500, ठीक है। आपके पास आएगा 1 लाख, आपके पास आएगा 20 45,
ठीक है, विच इज सम अप टू 21,56,514। उसमें आप सरचार्ज डालोगे कितने का, 10% का। क्यों? क्योंकि जो हमारी टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 50 लाख से, लेकिन 1 करोड़ से नहीं। ये रहा, ठीक है, 50 लाख से इंक्रीज कर रही है लेकिन 1 करोड़ से नहीं, तो उस पर 10% का आपका सरचार्ज लग जाएगा इतना का। ओके, 235651 का, इसको सम करके फिर करना है जी सरचार्ज, ठीक है, कहीं इसी पे कर दो, खाली टोटल करके करना है। फिर उसके बाद 4% पे लगेगा, 4% पे करोगे आप। 4% किसका लोगे? अच्छा, सरचार्ज के बाद या सरचार्ज से पहले? कब लेते हैं हम 4%? हम सरचार्ज से बाद लेते हैं, सरचार्ज के बाद लेते हैं, ठीक है। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2,695,852, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लेस करेंगे एडवांस एक्सपेड और टीडीएस, तो हमारे पास 845,850 आ जाए, ठीक है। एक्चुअली में आता कितना है इसको करके, एक्चुअली में आएगा 845,852, बट वही अप्रॉक्स करके 850 करेंगे हम, ठीक है। 845,852, फिर हमारा 850 हो जाएगा, ठीक है। नाउ second question. Miss Geeta, a citizen of India, got married to Mr. Peter of Australia and left India for the first time on 20th of August 2025 को वो चली जाती हैं। शी ड्राइव द फॉलोइंग इनकम, और फिर उनकी इनकम होती है सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन कन्याकुमारी 1.5 लाख की, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड 5 लाख, सेल ऑफ टी ग्रोन्स सैपलिंग सीडलिंग्स। तो इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ जाएगा, एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम। वो डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस पहले, तो फिर बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या प्रोविजन लगेंगे, 6 के लगेंगे। कैसे लगते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रही हैं तो वो रेजिडेंट रहेगी, या फिर वो 60 डेज तक रही हैं, या फिर पिछले 4 साल वो 365 डेज रही हैं, उन दोनों को अगर दोनों ही कंडीशंस मान ली तो वो रेसिडेंट रहेंगी। अब वो रही कितना है, वो रही है अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त के 20 दिन, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, विच विल सम अप टू 142, जो कि किससे कमा रहे हैं, 182 डेज से कमा रहे हैं। तो यानी वो अगर हम दूसरी कंडीशंस देखें तो वो 60 डेज से तो ज़्यादा है, और पहले के 4 साल में वो 365 डेज से ज़्यादा रही होंगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई हैं। सिंस शी लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, हर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, क्या होगा, वुड बी मोर देन 365 डेज एंड शी इज रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक है। अब वो ROR NOR है, वो कैसे पता चलेगा, 7 लास्ट ईयर्स को देख लो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, मिस गीता ROR हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीवियस 25-26 हर स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 प्रायर ईयर्स is more than 729 days and she must residing in the preceding 10 years old. So उनके पिछले 10 साल के भी वो क्या मानेंगे, रेसिडेंट ही मानेंगे, इसलिए वो ROR है, ठीक है। देखो, मिस गीता रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, शी वाज इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 142 डेज के लिए, लिविंग फॉर मैरिज इज नॉट कवर्ड अंडर 182 डेज एक्सेप्शन रूल, देयरफॉर 60 डेज plus 365 days rule applies since she was in India 60 days is other than current year, and 365 days is other than last 4 years, she is resident and ordinary resident, okay। अब पूरा लिखोगे, पूरा लिखना अच्छी बात है, पूरा ही लिखना, आपको 729 डेज का लिखोगे तभी ROR पता चलेगा। तो फर्स्ट वाली उसके बाद कंप्यूटेशन करोगे बिजनेस इनकम का एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस गीता फॉर असेसमेंट 26-27। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लेटेक्स की, रबर प्लांट ग्रोन इन कन्याकुमारी 1.5 लाख, ठीक है। इनकम कितने की हुई है, 1.5 लाख की हुई है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉन्ट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन कन्याकुमारी। अपोर्शन किससे करोगे, बिजनेस और एग्रीकल्चर इनकम में कितने कितने रेशियो में, किस रेशियो में होगा,
35-65% में होगा। ठीक है, आपकी जो 35% है वो आपकी बिजनेस इनकम आएगी और 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। रबर में हमेशा 35-65 करते हैं। ठीक है, इसमें कितनी होती है 35-65। उसके बाद सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड सब हो गया एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो एंड रिसीव्ड इन चेन्नई। ठीक है, लेकिन ग्राउंड कहाँ हुई है कोलंबो में, लेकिन हमें मिली कहाँ है, चेन्नई में मिली। कहाँ मिली है, चेन्नई में मिली है। हमने क्या बोला, गीता क्या है, ROR है, उसकी जो ग्लोबल इनकम होगी वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। उसने सब कहाँ किया है, कोलंबो में किया है। यहाँ पे ना सही में स्टार मार्क कर लो। क्यों, क्योंकि ये देखिए कि कॉफी हम अपोर्शनेट करते हैं, अपोर्शनेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अपोर्शनेट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोलंबो में किया। इंडिया में अगर करते तो हमारा टैक्सेबल होता एग्रीकल्चर में अलग और बिजनेस में अलग, लेकिन यहाँ कोलंबो में हुआ है। कोलंबो इज आउट ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया है तो यानी कि वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तभी तो अगर इंडिया का एग्रीकल्चर होता है तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई नहीं नॉन टैक्सेबल है, लेकिन अगर बाहर नेपाल भूटान कहीं और होएगा, आउट ऑफ इंडिया होएगा, तो उसको हम टैक्सेबल मानते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, since Miss Geeta is resident ordinary resident in India from assessment year 26-27 and global income is taxable in India. Entire income from sale of coffee ground cured roasted and grounded in Colombo is taxable as business income, since such income is earned from sale of coffee grown cured roasted and grounded outside India. इसलिए ठीक है, तो वो पूरी की पूरी कहाँ मानी जाएगी, कोलंबो में। सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्ट बंगाल। अब टी की बात करते हैं, टी की क्या अपोर्शनमेंट होती है। रूल 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बताता है 1962 कि टी का अपोर्शनमेंट होता है। ठीक है, 40-60 होता है, 40 फॉर बिजनेस एंड 60 फॉर एग्रीकल्चर। तो 40-60 में 12 लाख जुट जाएंगे, 480 एंड 720। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी एट कोची। अगर नर्सरी में होता है पर है कहाँ, कोची में, तो एक सेक्शन 2(1)(a) आता है, income derived from saplings or seedlings grown in nursery would be deemed to be agriculture income whether or not the basic operations were carried out on land. बेसिक ऑपरेशन चाहे लैंड में हो ना हो, आपने सैपलिंग्स वगैरह करी है, सीडलिंग करी है, नर्सरी में करी है, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। इसलिए जो 2 लाख की होगी हमारी, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो यानी कि हमारी बिजनेस इनकम सिर्फ 35% ऑफ 150 आई, बाकी 65 को 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख का 65 आपका एग्रीकल्चर इनकम जाएगा। आपके ये 5 लाख जो है ये आपको बिजनेस इनकम में जाएगा। ये टी का 40 बिजनेस, 60 एग्रीकल्चर और सैपलिंग वगैरह तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। देखो कॉन्फ़िगर लेटेक्स 65% एग्री, 35% बिजनेस। ठीक है, ये कॉफी का कोलंबो में एग्रीकल्चर में नीला आ जाएगा, 5 लाख पूरा बिजनेस इनकम में आ गया। टी वाले में 60-40 हो गया, 60 आपका एग्रीकल्चर के लिए, 40 आपका बिजनेस के लिए। नर्सरी का पूरा 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। आपकी कंप्यूटेशन आ गई 10,17,000 और 10,32,500। ठीक है, और अगर आपको यहीं पे साइड में अगर दिखाना भी टोटल इनकम करके, आप वो भी एक निकाल लगा सकते हो, मतलब कॉलम बना सकते हो और उसकी इनकम टोटल वाली लिख सकते हो। यहाँ पे आप टोटल करके भी लिख सकते हो कि टोटल इनकम कितनी थी, 2050 थी। ठीक है, ऐसे करके नोट्स वगैरह बना रहे। नेक्स्ट 2B क्वेश्चन, TDS अमाउंट का है। मिस्टर विकास रिसीव 1020 ऑन 28/2/26 एज अ प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम EPF बिफोर 5 years ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इल हेल्थ। ओके, उनका टर्मिनेशन हो गया था क्योंकि वो बीमार रहते थे। EPF से उनको
प्री मैच्योर विड्रॉवल मिला है, तो उस पे पहले तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सैलरी हुई एक तरीके से ईपीएफ, सैलरी पे क्या लगता है 192, ठीक है 192 लगता है। अब उसने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, कंटिन्यूस सर्विस देनी होती है हमें 5 ईयर्स की, राइट, उसने वो नहीं दिया, उसने 5 ईयर से पहले ही विड्रॉ कर लिया। पर क्या रीजन दिया उसने? ड्यू टू इल हेल्थ, तो क्या उसका टीडीएस कटेगा? नो, टैक्स इज डिडक्टेबल, no tax is deductible under section 192A, even though the employee Mr. Vikas has not completed 5 years of continuous services. Why? Because termination of employment is on account of his ill health. Hence rule 8 of part A of the 4th schedule is applicable in this case. कौन सा rule 8 लगता है किसका? part A of 4th schedule। ठीक है, इसलिए देखो, no TDS under section 92A, termination due to ill health is recognized exception where the 5 years rule doesn't apply. Okay, now second. Indian Bank disbursed 12 crore to B Limited, ठीक है, इंडियन बैंक ने कितने थे? 12 करोड़ थे बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड पेड 1,20,000 एज सर्विस फी टू द बैंक फॉर प्रोसेसिंग के लिए 1,20,000 दे दिया। क्या सर्विस फी इंटरेस्ट में इंक्लूडेड होती है? इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट होती है, ये सर्विस फी इंटरेस्ट होती है, फिर तो उसके हिसाब से हमारा सेक्शन 194 लगना चाहिए इस पे, है ना, 194 लगना चाहिए। 194 लगेगा तो फिर काटो टीडीएस। बट even though service fee is included in the definition of interest under section 228A, no tax is deductible at source under section 194A। क्यों? क्योंकि सर्विस फी पेड टू बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर कोई भी 194A का टीडीएस नहीं लगेगा, उसकी वो ऑपरेशनल है, उसका वो। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194A, प्रोसेसिंग फीस इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट पेड बैंकिंग कंपनी स्ट्रिक्टली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीडीएस। उसका रोजमर्रा का फिर ऐसे हम इंटरेस्ट में टीडीएस ही काटते रह जाएंगे, ठीक है, तो वो भी नहीं कटता। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3A, you are required to compute the GTI of Mr. and Mrs. Jan as per provisions of Income Tax Act, assuming that they have shifted out of the default tax regime। पुराने वाले के हिसाब से मिस्टर जैन मिसेस जैन की हमें क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालनी है। सबसे पहले देखो, मिस्टर जैन एंड हिज वाइफ जैन आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप ऑफ होल्डिंग 25% ईच। ओके, 25% उनका, 25% उनका। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 25-26 फर्म पे 2.5 लाख टू ईच एज रेम्यूनरेशन। उनको रेम्यूनरेशन सैलरी मिली है 2.5 लाख की। Salary received by Mr. Jain from his employer। एम्प्लॉयर से जो मिली है वो मिली है 1250 की। इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है। इनकम फ्रॉम 3 माइनर चिल्ड्रन मिली है, नीता, मीता एंड सीता। रिक्वायर्ड, ओके। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं 1250 की। इस पे रिडक्शन कितने की होगी? 50,000 की रिडक्शन मिलेगी हमें, राइट। उसके बाद जो रेम्यूनरेशन हमें फर्म से मिला है, अगर जो रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म से मिला होता है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? फर्म के, या फिर जो रेम्यूनरेशन रिसीवर है उसके? किसके मिला होता है? हम ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन है, वो उनको डिडक्शन के रूप में मिल गया होगा पार्टनरशिप वगैरह को, पार्टनरशिप फर्म को। तो जो रेम्यूनरेशन है वो यहाँ पे डिडक्ट करना, हमें टैक्स लगाना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन हमारा लगेगा। अब रेम्यूनरेशन कैसे लगता है? कैसे लगता है रेम्यूनरेशन?
दोनों का अलग अलग नहीं, वो दोनों सेम ही फर्म में, सेम फर्म में और उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बन रहा है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट यानी 20% ज़्यादा है। जब भी दोनों का अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बन रहा है, सेम फर्म में है, विच मीन्स क्लब होगा। और क्लब कैसे होगा? जिसकी भी दोनों में हायर इनकम होगी उसका, जैसे मान लो अगर मिस्टर जैन की हायर इनकम है तो मिस्टर जैन के 2.5 लाख तो होंगे ही, साथ में मिसेज जैन के भी होंगे। और मिसेज जैन की हायर इनकम है तो मिसेज जैन के 2.5 लाख तो होंगे ही, साथ में मिस्टर जैन के भी 2.5 लाख उसके अंदर उनकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसलिए हम देखते हैं कि उनकी पहले क्लबिंग से पहले उनकी इनकम कितनी बन रही है। तो सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर जैन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर बन रही है 12.5 लाख मिस्टर जैन की, उसमें से हम 50,000 को लेस कर देंगे। उसका इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न्ड बाय मिसेज जैन 14 लाख का फिक्स डिपॉजिट वाज ओपनड यूजिंग श्रीधर मिस्टर को मतलब नहीं 14 लाख की इनकम हुई। अब देखो क्या है, 1250 से 50,000 दैट इज 12 लाख और इसके बन रहे हैं 14 लाख। तो यानी हायर किसका हुआ, 12 लाख या 14 लाख, 14 लाख, विच मीन्स मिसेज जैन के बन रहे हैं। और यहाँ पे जो चिल्ड्रन का है उसमें भी हम क्या देखते हैं कि जिसकी इनकम ज्यादा है। तो अब जो रेमनरेशन है हमारी 2.5 लाख की प्लस 2.5 लाख ऑफ दूसरे वाले का यानी मिस्टर जैन का, तो मिसेज जैन की जो 2.5 लाख इसमें ऐड होगी, साथ में मिस्टर जैन की भी 2.5 लाख होगी, यानी 5 lakhs विल बी एडेड इन 14 लाख विच विल बी 19 लाख। तो इसका 12 लाख ही रहा, इसका 19 लाख हो गया। अब ज्यादा किसके हैं, ऑब्वियसली मिसेज जैन के। तो यानी ये जो माइनर सन के हैं, माइनर चिल्ड्रन के हैं, तुम्हारे नीता मीता सीता के, इनके भी इसी में ही क्लब हो जाएंगे, इनमें ही क्लब हो जाएंगे 15, 10 और 2। और उसमें एग्जाम्पशन कितने के मिलते हैं, 1500 पर चाइल्ड की मिलती है, यानी कि 15,000 में से 1500 गए, 10,000 में से 1500 गए और 2,000 में से 1500 गए, फिर जो हमारे पास अमाउंट आएगा हम उसको ऐड कर देंगे और वही हमारा टैक्सेबल होगा। देखो ग्रोथ सैलरी आई 12.5 की, 12.5 मिस्टर जैन में डाला हमने तो 50,000 के एग्जाम्पल मिल गए, 12 लाख आ गया। उसके बाद इनकम अदर सोर्सेज में फिक्स डिपॉजिट की 14 लाख है, तो टोटल दोनों का ज्यादा किसका है, 40 लाख में से जानकार। तो क्लबिंग रेम्यूनरेशन करेंगे 6412 में, सिंस बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 25% ईच, 20% से ज्यादा, तो रेम्यूनरेशन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस हुज इनकम एक्सक्लूडिंग दिस रेम्यूनरेशन इज हायर। तो मिसेज जैन की इनकम जो 14 लाख है, जैन की मिस्टर जैन की 12 लाख है, तो ऑब्वियसली मिसेज जैन और मिस्टर जैन की रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगी किसमें, मिसेज जैन में हो जाएगी। तो 14 + 5 बन जाएंगे 19 लाख और यहाँ पे 12 लाख ही था। अब क्लब करेंगे हम बच्चों की 15,000 माइनस 1500, 10 में से 1500, 2000 में से 1500, 1032 की एग्जाम्पशन लग जाएगी, तो आपका ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम ये आ जाएगी। ठीक है, सेक्शन 6412 क्लबिंग स्टूडेंट्स ऑफन कैलकुलेट द हायर इनकम पेरेंट बाय लुकिंग एट द टोटल इनकम इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन। द लॉ स्ट्रिक्टली सेज कंपेयर द इनकम एक्सक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन टू डिसाइड द इनकम। ठीक है, तो इसलिए पहले देखेंगे हम वो 12 और 14 से ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फॉर गेटिंग द सेक्शन 1032 एग्जाम्पशन 1500 वाली में थी, तो 1500 याद करना, अंडर 115 बीएससी दिस 1500 इज ब्लॉक, न्यू वाली रिजिम में नहीं है। ठीक है, नाउ 3B डिटरमाइन करना में इनकम और मिस्टर राम इग्नोर सेक्शन 15 बीएससी 115 बीएससी को इग्नोर करना नहीं कि पुरानी के हिसाब से करना है। सबसे पहले दे रखी बेसिक सैलरी 380 की। ठीक है, डीएनएस अलाउंस दे रखा है 120 का 40% फॉर्म पार्ट, तो यानी कि 380 और 120 ऐड करेंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की होगी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बोथ मिस्टर राम एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD। तो 80CCD में कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितना हम ऐड करेंगे, गवर्नमेंट जो देती है 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, कहाँ है, हाँ 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू पेंशन स्कीम देती है, तो 20% ऑफ द बेसिक सैलरी विल बी 76,000, वो क्या हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी नहीं होती, हम बाद में देखेंगे डिडक्शंस। तो ये जो है 20% ऑफ द बेसिक सैलरी ये ऐड बैक हो जाएगी, तो 76,000 प्लस 120 प्लस 380, 120 है 380 है और जो इसका 20% है वो ऐड हो जाएगा, 50,000 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सैलरी इनकम आ जाएगी। ठीक है, और डिडक्शन में हम कैसे करेंगे, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो आपका ये वाला जो है ये हमने ऐड बैक कर दिया, अब जो डिडक्शन है वो हम करेंगे चैप्टर 6A में 80CCD में। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं सारी डिडक्शंस को, फिर एक साथ सारे टैकल करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अब पीजीबीपी की। पीजीबीपी है क्या, गिफ्टेड
ये रहा, मिस्टर राम गिफ्टेड 6 लाख to Mr. Ram to start a business as a capital. Okay, Mr. Ram gifted to Mrs. Ram to start a business as a capital. Total investment करी उनमें 10 लाख की. ठीक है, she has loss from business 130 का. 6 लाख दिए थे, 10 लाख टोटल लगाया था और उन्होंने लॉस कितने का किया? 31 का. Where the amount gifted by Mr. Ram is invested by Mrs. Ram in the business as a capital proportionate share of profit or loss, as the case may be computed by taking it accountable. The value of the investment as on the starting of the year to the total investment in the business would be included in the income of Mr. Ram. प्रॉफिट ऐड होता है वैसे ही लॉस भी माइनस होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर. ठीक है, यहाँ पे किसका रेशियो बन रहा है? 6:10 का रेशियो बन रहा है. 6:4 का 6:4 का बन रहा है ना कि 6 जो है वो दिए थे किसने? राम ने, और मिसेस राम ने दिए थे 40% दिया था. तो 60% ऑफ 130,000 विल बी योर लॉस ऑफ राम, मिस्टर राम के उसमें जाएगा पीजीबीपी में. तो 130 का 60% कितना होता है? 78,000. 78,000 को हम लॉस में दिखाएंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. इतना देखो, सैलरी बेसिक सैलरी आपकी आई 380. ठीक है, और डीए उसके बाद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का हम एड बैक कर देंगे 20% तो 5 और 76 एड बैक हो गए. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल गई, तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 526. पीजीबीपी शेयर ऑफ द वाइफ लॉसेस क्लब्ड इन राम्स हैंड्स प्रोपोर्शन द गिफ्ट 6 लाख अपॉन 10 इंटू लॉस 130. 78,000 जो है वो लॉस में आ गया. बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, इसलिए वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज जो माइनर सन को उसने दिया है, क्या दिया है उसने? कि रिसीव्ड बाय मिस्टर बाय राम्स माइनर सन ऑन बर्थडे फ्रॉम फ्रेंड से उसको 70,000 मिले हैं अपने उसके माइनर सन को. तो क्या होगा? इन ऑल द इनकम ऑफ माइनर सन वुड बी इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ पेरेंट मिस्टर राम. ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इसकी इनकम है वो मिसेस राम से ज्यादा की होगी, क्योंकि मिसेस राम के हमारे अकॉर्डिंग 52,000 नेगेटिव में चल रहा है. क्यों नेगेटिव में चल रहा है 52,000? क्योंकि 40% हमने जो लिया है 130 का वो 52,000 है जो कि नेगेटिव में चल रहा है और उसकी इनकम नहीं बताई है कोई. तो इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि वो कम है. तो मिस्टर राम के में उनके जो माइनस सन का इनकम है वो उसमें ऐड हो जाएगा. अकॉर्डिंगली 70,000 being amount gifted received by Mr. Sun during previous year 25-26 on the occasion of his birthday would be included in the income of Mr. Ram as a gift, as amount of gift exceed 50,000, क्योंकि 70,000 का है ना, 50,000 से ज्यादा है इसलिए, और माइनर का है तो 1,500 को एग्जाम्पशन मिल जाएगी हमें. ठीक है, चलो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड की जगह पता है हम इससे सेट ऑफ भी कर सकते हैं. गिफ्ट टू माइनर सन 50,000 से ज़्यादा है, क्लब्ड हो जाएगा तो 1,500 की डिडक्शन मिल जाएगी, तो 70,000 आ गया, उसमें से 1,500 की डिडक्शन मिल गई. ठीक है, उसके बाद देखो इंटर हेड सेट ऑफ बिजनेस लॉस 78,000 का सेट ऑफ अगेंस्ट IFO है 68,500 का. 68,500 आया था, लॉस की जगह 78,000 का 68,500. जो IFOS की इनकम थी 68,500 की, उसमें से जो बिजनेस लॉस था उसका 68,500 वो हमने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया, तो हमारा नीला IFOS. ठीक है, balance business loss of 9,500 to be carried forward the next year since the same cannot be set off against salary income. Okay, उसके बाद डिपॉजिटेड 70,000 इज करना है, डिडक्शन है पेड 15,000 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन डिडक्शन. ओके, ना हमारा हम GTI कैलकुलेट कर सकते हैं. इससे GTI कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, सैलरी इनकम थी हमारी 526 और ये नील है तो हमारी 526 से GTI आएगी. उसके बाद हम डिडक्शन की बात करते हैं. डिडक्शन हमारी किस किस में आ सकती है? देखो, सबसे पहले तो जो हमने सुकन्या समृद्धि क्या है ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमने किया था,
इसमें 70,000 का 80 CCC क्यों दे रखा है इसमें, वैसे हमें याद होना चाहिए था। 80C है इसका और इसका 80 CCC है LIC का। तो डिपॉजिट 70,000 इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट 80C का वो अलाउड हो जाएगा 70,000, ठीक है। उसके बाद 80CCC कंट्रीब्यूशन टू LIC एन्युटी प्लान कितने का है 40,000 का, ये भी अलाउड हो जाएगा चैप्टर 6A में। किसमें 80C का 70,000, 80CCC LIC एन्युटी प्लान याद रखो, सुकन्या समृद्धि याद रह जाता है, कंट्रीब्यूशन टू LIC नहीं याद रहता। Contribution to LIC 40,000 will be a reduction. Okay. Under CCD 1 आपका आएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS, ठीक है। कितने का था 76,000 था, है ना। आपका जो हमें बोला था 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ 780, 20% ऑफ 780 क्या था 380, सॉरी 76,000, और उसमें से हमें 50,000 की रिडक्शन ऑलरेडी हमने ले ली अंडर सेक्शन 80CCC1B हम ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 76,000 है, बहुत ज़्यादा है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा मैं आपको बना के बताती हूँ। देखो 80C यहीं पे हमारे पास जगह है ना, हम लिखते हैं। अच्छा देखो 80C सबसे पहले जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसका हमारा 70,000 का रिडक्शन बन रहा है। 80CCC में LIC का बन रहा है 40,000, ठीक है। और 80CCD1 में हमें मिलता है NPS का, जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उसका, ठीक है। एम्प्लॉई करता है उसके कंट्रीब्यूशन का, जो कि उसने कंट्रीब्यूट किया है कितने का 76,000 का। 76,000 का किया है, पहले ऊपर तो हमने टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। हमें अलाउड कितना होता है, हमें NPS अलाउड कितना होता है 10% ऑफ द सैलरी अलाउड होता है। कितना होता है 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब 10% ऑफ द सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं बोला सैलरी बोला, यानी उसमें क्या आ जाएगा आपका DA भी आएगा, आपका DA भी आएगा। और DA कौन सा आएगा इन टर्म्स या दोनों आ सकते हैं, इन टर्म्स वाला आता है, ठीक है। कौन सा सैलरी में क्या आता है बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, इन टर्म्स वाला। तो बेसिक सैलरी आपकी कितनी थी 380,000 प्लस 120,000 आपका DA था, उसका इन टर्म्स कितना था 40% फॉर्म पार्ट कर रहा था, यानी 120,000 का 40%, विच इज 380 प्लस 120 का 40%, 120 का 40% इज 48,000। तो 380 प्लस 48,000 आपका आ जाएगा 428,000, ठीक है। इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया 428,000, यानी खाली इतना ही अलाउड होगा आपको, इससे ज्यादा नहीं होगा। पर हमें याद है क्योंकि हमारे देखो 76,000 है जो कि इससे ज्यादा है, हमें एक और चीज पता है कि 80CC जैसे अभी बात हुई 80CCD1 की, वैसे एक होता है सेक्शन 80CCD1B जो कहता है कि तुम्हारा बचा हुआ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 50,000 तक आप यहाँ पर दे सकते हो, अपना 50,000 तक यहाँ पर दे सकते हो, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। अब हमें एक और कंडीशन पता है भाई कि ये जो है ना, कौन से ये जो है 80CCC CCD1 ये आपको 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि इन सबका टोटल 150,000 सा ना आ रहा। हमें तो प्रॉफिटेबल बनाना सबसे ज्यादा किसके लिए SSC के लिए, किसको सब कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, इनकम सबसे कम देनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब आपको इसको टोटल बनाना है 1.5 लाख तक, और इसको आप 50,000 तक भर सकते हो। तो हम पहले सोच रहे हैं कि इसको जो मैक्सिमम है उसको देखें ना, जिसकी लिमिट है 50,000 तक उसको तो भर दे 50,000 तक, उसके बाद ऊपर का देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे, तो इसमें पहले हम 50,000 भर देते हैं। अब 50,000 हमने भर दिया, यानी कि 76,000 में से सिर्फ कितने रह गए 50,000 हमने लेस कर दिया,
हमारी खाली 26,000 रह गए, है ना, हमारे खाली 26,000 रह गए। अब देखो जो 10% था हमारा सैलरी का, विच इज 42,800, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। क्या उससे ज्यादा है? नहीं है, यानी 26,000 पूरा का पूरा लाओ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी? 26,000 आ जाएगी। अब हम इनको टोटल करते देखते हैं कि क्या ये 1.5 लाख से ज्यादा बन रहे हैं क्या। इनको टोटल करो 70 + 40 + 26 विच विल सम अप टू नॉट 150 बट 136,000, जो कि 50,000, 1.5 लाख से कम है, यानी ये भी अलाउड हो जाएगा। यानी एटीसी का 70,000, एटीसीसी का 40,000, एटीसीसी D1 का 26,000 और एटीसीसी D1B का 50,000 आ जाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। ठीक है, अब ये हमने बात की है एम्प्लॉई की, मैं तब से कह रही एम्प्लॉई की। एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन क्या थी? ये थी एम्प्लॉई की। अब बात करें एम्प्लॉयर की। किसकी? एम्प्लॉयर की। हमने जो ऊपर ऐड किया था, हमने यहाँ पर ऊपर कहाँ है, हमने ये जो ऐड किया था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। हाँ, एम्प्लॉई अगर दे रहा है तो उसकी इनकम में थोड़ी ना ऐड है, उसको तो खर्चा हो रहा है, उसको थोड़ी ना ऐड करना है, उसको तो डिडक्शन मिलेगा, जो कि मिल रहा है, हमने देखा एम्प्लॉई का डिडक्शन मिला ना, एडीसीसी D1 में, सीसी D1B में, है ना, इधर मिला। अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की। यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 20% का। अब एक और हमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का भी डिडक्शन मिलता है, पर कितना, उसमें भी लिमिट होती है, उसमें भी लिमिट होती है। यहाँ पे इसने कितने का दिया है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितने का किया है? 76,000 का। 76,000 में से देखो हमें कितने का डिडक्शन मिलेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता उसने कितने का किया, लेकिन उसको हम एड बैक कर देते हैं और हमें जो डिडक्शन मिलता है उतना ही मिलता है। देखो कितने का मिलेगा। ये आता है अंडर सेक्शन 80 CCD। इसका क्या था? 1(1)B, अब आ जाएगा ADCCD 2। ठीक है, 2 होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, जो कि रेस्ट्रिक्ट होता है 14%। किसका 14%? किसका 14%? बेसिक सैलरी। इसमें बेसिक सैलरी क्या है? अगेन बेसिक सैलरी, सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए कौन सा? इन टर्म्स वाला, वही, यानी कि 380,000 प्लस क्या था? 1,20,000 का, 1,20,000 का क्या? 1,20,000 का 40% था, यानी 48,000, जो कि हमारा बन रहा था, कितना बन रहा था? 428,000, है ना, ये बन रहा था। इसका 14%, जो क्या आ जाएगा? 14% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी 59,920। इतनी हमें डिडक्शन मिलेगी। इतनी डिडक्शन मिलेगी तो ले लो इतनी फिर, क्योंकि वो तो 70 समथिंग था। चलो, इसकी हमें डिडक्शन मिल गई, तो ये भी हो गया। अब पेड 15,000 इंटरेस्ट एजुकेशन लोन फॉर द सन। एजुकेशन लोन है वो तो भाई पूरा ही मिल जाता है 80E में। 80E एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर आपका सेक्शन आ जाएगा 80E। ठीक है, आपका डी से वो मतलब डॉक्टर होता है, तो जो सारी बीमारी वगैरह का है तो वो डॉक्टर में डी से आ जाएगा, 80D में आ जाएगा, ऐसे करके याद करो। 80D, 80E कितना आया? 15,000, जो लोन था, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो अब आपकी इंटरेस्ट कितनी आई टोटल? देखो ये टोटल मिला के 136,000 बन रहा था, इसका 50,000 था। ठीक है, इसका आपको 59920 बन रहा है, और है 15,000। इनको समाप्त करो आप, आपके पास आएगा 26920। ठीक है, देखो सुकन्या समृद्धि का 70, एन्युटी प्लान का 40, यहाँ पे 380,000 था, 40% ऑफ 428, इसका 10% लिमिट थी, 428,100 था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 50,000 की रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी 1.5 लाख से, तो हमारा 80 CCD 1B में हमने 50,000 दी थी, यहाँ का 26,000 ही बचा। फिर एम्प्लॉय एनपीएस में 14% ऑफ द सैलरी था, 428,5920 आ रहा था, और इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E में 15,000 का। टोटल आपकी इनकम आ जाएगी 265,080। फाइन।
Total employee contribution was 76,000. Instead of putting it all in CCD1 and hitting 1.5 की सीलिंग, आप क्या कर सकते हो, CCCE में आप 50,000 जो है CCD1 में ले जाओ, रिमेनिंग 26,000 वो CCD1 में क्लेम कर लो, तो 1.5 लाख की भी नहीं बढ़ेगी और उधर से उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी. Now question 4A. देखो क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस अंडर सेक्शन 112A ड्यूरिंग प्रीवियस 24-26. में कैपिटल गेन या लॉस बताना क्या है. मिस्टर शगुन परचेज 300 शेयर्स, उसने 300 शेयर खरीदे 400 पर के, सोल्ड किए हैं यानी बेच दिए उसने 1200 के. प्राइस 31/18 को 700 था, एवरेज 680 था, लोएस्ट 660 था. पहले तो LTCG है, STCG है. देखो 2017 में खरीदे और बेचे 2025 में, तो सीधे सीधे दिख रहा है LTCG है. ठीक है, और हमें जो प्राइजेस दे रखे जिनको क्या बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू के दे रखे, फेयर मार्केट वैल्यू. और हमें इनमें से कौन सा फेयर मार्केट वैल्यू लेना था, हमेशा हाईएस्ट वाला लेते. कौन सा लेते हैं, हाईएस्ट. एवरेज वाले से कोई मतलब नहीं, लोएस्ट वाले से कोई मतलब नहीं, यानी हमें 700 से मतलब है, हाईएस्ट वाले को देखते हैं हमेशा. ठीक है. फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112A, cost of acquisition relating to the long term capital asset being an equity share in a company or a unit of equity oriented fund or business trust acquired बिफोर 1 फरवरी 2018. अगर 1 फरवरी 2018 से पहले ले रखा है, जो कि यहाँ पे है, तो आपका क्या होता है, क्या आपका जो एक्विजिशन है, ठीक है, आपके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है COA, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उससे कितने में एक्वायर किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, यहाँ तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन B. इन दोनों में से जो क्या होता है, हाइयर होता है. अब A और B क्या है, A इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हकीकत में एक्चुअल कॉस्ट में लगी थी वो. ठीक है. और B क्या होता है, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. मतलब अगर मैं छोटे में लिखूं, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है A, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हाइयर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन B, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. सेकेंड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. ठीक है. हमें कितना मिला, यानी हमें कितने में एक्वायर किया, यानी हमारी कॉस्ट, और इन दोनों में से जो लोअर होगा, ठीक है, उसका हाईएस्ट COA, इन दोनों के जो लोअर होगा उसका हाईएस्ट जो होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा. यानी यहाँ पर हम सिंपली देखें तो देखो 400 रुपये में हमने क्या किया, परचेज किया है, यानी हमारी ये कॉस्ट होगी 400, और फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से जो हमारा लोअर है, यानी कि 700 फेयर मार्केट वैल्यू और 1200 हमारी फुल वैल्यू कंसीडरेशन, इन दोनों से लोअर के 700. अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो आता है, यानी कि 700 इज आर क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. हम 700 को मानेंगे कि ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. देखो कि ग्रैंडफादरिंग रूल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018 क्या होता है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या लोअर ऑफ FMV ऑन 31/18 एंड सेल्स प्राइस. तो एक्चुअल कॉस्ट 400, 700, 1200 है, तो हमारी 700 आ जाएगी LTCG. ठीक है. अब 1200 में मिले हैं, उसमें से हमारी कॉस्ट 700 है, तो यानी कि हमें कितने का, 300 रुपये का फायदा हुआ है, नहीं सॉरी 500 रुपये का फायदा हुआ है. 500 रुपये इंटू 300 शेयर्स करेंगे अगर हम, कितने का, 500 का फायदा हुआ है, और 300 शेयर्स से यानी कि 1.5 लाख का हमें गेन हुआ है. अब 1.5 लाख को हम जब गेन करेंगे, अगर गेन है हमारा 112A में, तो यानी कि हमें 1/25 की हमें बेसिक एग्जम्पशन मिलती है, यानी कि 25,000 हमारा टैक्सेबल आ जाएगा. 25,000 टैक्सेबल कितना होता है, 12.5% का, यानी 3125, जो 4% हमारा लगेगा सेस 125 का, तो हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगा 3250. ठीक है. इसी को अगर हम हाई मतलब थोड़ा सा अच्छे से इंग्लिश में लिखना है पूरे को, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112A, cost of acquisition in relation to long term capital gain, a capital asset being an equity share in company or a unit of an equity oriented fund or a unit of business trust acquired before 1 February 2018 shall be higher of A, cost of acquisition of such asset, that is actual cost, and B, lower of first market value, fair market value of the asset as on 31/1/2018. B,
the full value of consideration received or accruing as a result of transfer of the capital asset. और first part के लिए the fair market value of the listed equity shares on 31st January 2018 is highest price quoted on the recognized stock exchange as on that date. Accordingly, LTCG on transfer of STT paid listed equity shares by Mr. Shogun were determined by the fair market value of shares of A Limited would be 700, being the highest price quoted on the National Stock Exchange on 31st January 2018. Cost of acquisition of equity shares in A Limited would be 700, being higher of actual cost, that is 400 and 700. 700 being the lower of fair market value of 700 as on 31/1/2018, that is highest trading price, and the actual sales consideration of rupees 1200. Thus, long-term capital gain would be 1.5 lakh, that is 1200 minus 700 into 300. Long-term capital gain of 25,000, that is amount in excess of 125,000, would be subject to tax at the rate 12.5% under section 112A plus 6% without benefit of indexation. Indexation का benefit नहीं मिलेगा. The tax on capital gain at the rate 13% would be 3250, that is 25,000 का 13%. ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे. Now for the second one, क्या है? Mr. Raj purchased 200 units of equity oriented fund on 1st February 2017 at 550 per unit unlisted. Then listed on 1/1/2018, sold 3/4/2025 for 900 का. Prices on 31st 1st 2018, highest 750, average 700, lowest 750. NAV is 800. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है? पहले अनलिस्टेड थे, अब लिस्टेड हो गए हैं. तो देखो, जब हम अगर हमारा जो स्टॉक्स हैं ट्रांसफर करते वक्त अगर अनलिस्टेड है तो हम देखेंगे किसको? नेट एसेट वैल्यू को. अगर अनलिस्टेड है ट्रांसफर करते वक्त तो हम किसको देखेंगे? नेट एसेट वैल्यू को. लेकिन अगर वो लिस्टेड है ट्रांसफर करते वक्त तो हम देखेंगे हाईएस्ट ऑफ द प्राइसेस. ठीक है, किसको देखेंगे? हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस को ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31/1/2018, जो कि 750. अब हम यहाँ पर हमारी क्या होगी थी? ट्रांसफर करते वक्त सोल्ड हुई थी 31/5/2025, सॉरी सोल्ड कब हुई थी हमारी? परचेज किया हमने 1/2/2017 को, सोल्ड किए 3/4/2025 को, और ये ऑलरेडी 2018 में लिस्ट हो गई. तो यानी कि अब हमें किसको देखना है? 750. 750 हमारी फेयर मार्केट वैल्यू आ गई. ठीक है, हमने 200 यूनिट्स खरीदे हैं 550 के. हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 550. फेयर मार्केट वैल्यू हमारी आ गई 750. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें कितने मिले हैं? 900 मिल रहे हैं ना. तो इन दोनों का हम क्या लेंगे? लोअर लेंगे. जैसे 750 और 550 का हम हायर लेंगे, दैट इज 750 हमारा आ जाएगा. So in case of units listed on recognized stock exchange, the date of transfer, fair market value as on 31/1/2018 would be highest trading price on the recognized stock exchange as on 31/1/2018 if the units are listed on that data. Else it would be the net asset value as on 31/1/2018 जहाँ पे units हैं वो unlisted होगी on that date. Accordingly, fair market value of the unit on the fund A as on 31/1/2018 would be 750, being the highest trading price on 31/1/2018 since the unit of fund A are listed on that date. The cost of acquisition of unit of fund A would be 750, being higher of the actual cost, that is 550 and 750. 750 being lower of fair market value of 750 as on 31/1/2018 and actual sales consideration of 900. Thus long term capital gain हमारा कितना आएगा? 900. जो हमारी एक्विजिशन है वो एक्विजिशन इक्वल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 900 है, माइनस एक्विजिशन आएगा 750 into 200 यूनिट्स, दैट इज 30,000. ठीक है, तो आपका 30,000 आ जाएगा. और वो 125,000 से क्या है? कम है, तो इसलिए द सेट सम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर 112A. 30,000 तो किससे कम है? 125,000 की एग्जम्पशन से. तो 550 एक्चुअल कॉस्ट थी. फिर मार्केट वैल्यू हम हाईएस्ट वाली 750 लेंगे. सेल्स प्राइस 900. द हायर ऑफ 550, लोअर ऑफ 750, 900 which is 750 and 550 which is 750. 9 minus 750 into 100 is 30,000. और जो हमारा गेन है वो 125,000 की लिमिट से कम है, इसलिए हमारा टैक्स के चार्जेबल नहीं रहेगा. For assessment year 25-26 onwards, tax rate under section 112A जो है वो इंक्रीज हो गए हैं from 10% to 12.5%. बेसिक exemption limit has increased from 1 lakh to 125,000 और हम 4% लगा ही देते हैं. अब हमारा जो सेकेंड अल्टरनेटिव था 4A का, वो ही क्या है? ये देखो, मिस्टर अमन
has furnished the following particulars relating to the payment made and expenditure incurred towards scientific research for the year ended 31st 2026. ठीक है, एक्सपेंडिचर्स की हमें देखने हैं. पेमेंट उसने किया है यूनिवर्सिटी को, जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कितने का किया है, 15 लाख का किया. क्या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी पे हमें रिडक्शन मिलता है? पेमेंट मेड टू सिया कॉलेज 17 लाख का. पेमेंट मेड टू आईआईटी बैंगलोर अप्रूव्ड प्रोग्राम है 12 लाख का. ठीक है, उसके बाद है मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च 25 लाख की. और हम किस में कर रहे हैं? ये डिफॉल्ट टैक्स रिसीव, इसमें कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिसीव. अगर यहाँ पे लिखा होता गलती से कि डिफॉल्ट ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिसीव, तो हमारा ये अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी वाला भी अलाउड होता, हमारा आईआईटी बैंगलोर वाला भी अलाउड होता, और हमारा ये इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च भी अलाउड होता. बट वी आर डूइंग इट फॉर 115 BAC, तो इसकी वजह से ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ओनली इन हाउस वाला होगा. कौन सा? इन हाउस वाला होगा. ठीक है. 35(1)(2) सेक्शन 35(2)(a) सेक्शन आर नॉट अलाउेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिसीव अंडर सेक्शन 15 BC. हमेशा याद रखना, यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं होगा, खाली इन हाउस अगर आपने कोई रिसर्च किया उसकी आपको एग्जम्पशन मिलती है, उसके सॉरी आपको डिडक्शन मिलती है अंडर 115 BC. और बाकी जो ये सीए कॉलेज अप्रूव वगैरह कुछ नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं मिल रही, चाहे डिफॉल्ट हो या ना. ठीक है, तो देखो पेमेंट टू एबी यूनिवर्सिटी 15 लाख की 35(1)(2) में अलाउड होगी, नहीं होगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी. सीआ की तो वैसे ही नहीं मिलनी थी. पेमेंट टू आईआईटी बैंगलोर नहीं मिलनी. इन हाउस वाली मिल जाएगी 35(1)(4), 35(2) 100% 25 लाख. ठीक है, तो 25 लाख हमारी क्या आ गई? डिडक्शन आ गई. डिडक्शन फॉर एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउएबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. वैसे अगर मेरे पास चॉइस होती कि मैं अल्टरनेटिव A1 करूँ या A2 करूँ, मैं A2 करती. बहुत ईजी है. ऊपर वाले में बहुत टाइम लगा, हमें देखना पड़ा, गलती होने के चांसेस है. इसमें तो फटाफट से लिखना था, थ्योरेटिकल था, येस और नो लिखना था, ज़्यादा नो और येस. पर टाइम बचाना है और कॉन्फिडेंट जिसमें वही करना. अगर इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, डाउट आता, फिर वही करना प्लीज. A1. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन. नाउ 4B 6 marker. Mr. Shailesh is marketing manager in Smile Limited, opted out of 115 BAC. ठीक है, ऑप्टेड आउट है, वो पुरानी वाली कर रहे हैं. अपना कंप्यूटेशन हमें करनी है. किसकी करनी है कंप्यूटेशन? ओके, सैलरी की करनी है. बेसिक सैलरी दे रखी है, डीए है, हेल्थ इंश्योरेंस, गिफ्ट वाउचर, लॉटेड, फर्नीचर, एंटरटेनमेंट, हाउसिंग लोन एंड लैपटॉप फैसिलिटी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी की. 70,000 है, 70,000 इंटू 12 कर देंगे 840,000 आपका बेसिक सैलरी आ जाए. ठीक है, नाउ डीए 40% ऑफ द बेसिक, 40% ऑफ द बेसिक, 40% ऑफ 840 करो, 336 आएगा. 336,000. नाउ हेल्थ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर. ओके फाइन. गिफ्ट वाउचर ऑन मैरिज एनिवर्सरी 10,000. एक था हाउसिंग, ये रहा हाउसिंग लोन एट 4.5% पर एनम आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2025 इज 15 लाख. हमने उसको रीपे किया था 50,000 एवरी क्वार्टर स्टार्टिंग जून 2025. एसबीआई का रेट 8% है. देख रहे हो, हाउसिंग लोन 4.5 में दे रखा है और एसबीआई का रेट कितना 8% है, यानी कि 8 - 4.5% हमारा टैक्सेबल होगा, यानी 3.5% हमारा टैक्सेबल होता है. पता है ना ये तो. और इसमें क्या बोलते हैं हम कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन गिवन एट कंसेशनल रेट, वो परक्विजिट माना जाता है. ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ लोन एक्सीड्स 20,000, और जो हमारा अमाउंट है वो 20,000 से भी ज़्यादा है इसमें. ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटेशन जो हम करते हैं एसबीआई के रेट पे करते हैं. 8%, अगर 8% पे दिया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती. यहाँ पे 8% पे दिया, 4.5 पे दिया है, तो फिर हमें दिक्कत है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा. अब कितना? 3.5% किसका? तो वो देखते हैं. देखो उसने आउटस्टैंडिंग कर रखा है 1/4/2025 को 15 लाख का.
इसको तो बहुत ज़्यादा, इसकी कैलकुलेशन है कि 1/4/2025 को 15 लाख था, उस पर 3.5%, फिर मई में 15 लाख था, उस पर 3.5%, उसने 50,000 दिया है, हर क्वार्टर में दिया उसने जून 2025 से। यानी अप्रैल में 15 लाख था, मई में था, फिर जून में उसने 50,000 दिए हैं, जुलाई में फिर 14.5 था, ऐसे करके आएगा। ठीक है, देखो इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, देखो अप्रैल में उसने मतलब हर क्वार्टरली दे रहा है जून से। अप्रैल में 15 लाख था, ठीक है, 15 लाख का 3.5%। फॉर अ मंथ है, देखो इसको 15 लाख इंटू 1/12 इंटू 3.5 ऐसे करना, ठीक है, तब आपके पास 437500 आएगा। चलिए देखो 15 लाख था, फिर मई में 15 लाख था, जून में उसने 50,000 दे दिए, जुलाई में, जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया, अक्टूबर में जून जुलाई अगस्त, ठीक है, फिर उसका तो सितंबर में पेमेंट करेगा, अक्टूबर नवंबर, फिर वो दिसंबर में करेगा, 3 महीने में कर रहा है ना, हर क्वार्टरली कर रहा है, फिर वो करेगा मार्च में। ठीक है, मार्च 2026 तक का कैलकुलेट करना था, 13 लाख पे 3.5% निकाल दो। टोटल वैल्यू परसेंट आपके आगे 49,290.50, इसने 49,290.50 आपकी क्या आ जाएगी, परसेंट आ जाएगी, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो बेसिक सैलरी 840, डीएनएस अलायंस 336, ओके, एंड आपका ये कंसेशनल हाउसिंग लोन 8%, 3.5% का आपका लगेगा, तो 49,291। ठीक है, आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 49,291। नाउ एक एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 के, क्या ये अलाउडेबल होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिंग आउट है ना, ऑप्टेड आउट है, ओल्ड वाले की बात करें, चाहे ओल्ड ड्यू एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है, नहीं आता, टैक्सेबल होता है 10,000। ठीक है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर ने दिया है ओल्ड वाले में, क्या होता है, नील, अलाउड नहीं होता, 10,000 का होगा। ठीक है, 10,000 टैक्सेबल है, 20,000 नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नील आता है। ठीक है, और हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस, देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस कैप वो होगा टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चलेगा, गिफ्ट वाउचर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी 10,000 का, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई वो नहीं है, तो वो भी हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, गिफ्ट वाउचर फुली टैक्सेबल, क्योंकि वो 5,000 से ज़्यादा, ये भी देखो ये इंपॉर्टेंट है, 5,000 से ज़्यादा है, इसीलिए गिफ्ट वाउचर 10,000 का था ना। ठीक है, क्या लिखोगे, ये गिफ्ट वाउचर on the occasion of marriage anniversary, the value of the gift or voucher or take token in lieu of the gift received by the employee or by the member of his household exceeding 5,000 in aggregate during the previous year is fully taxable. ठीक है, उसके बाद allotted 800 strategic shares add for 50 पर शेयर, एफएमवी थी 700, देखो 700 की थी, कितने में दे रहा है ये, 450 में दे रहा है, तो ऑब्वियसली 700 माइनस 450 इनटू कितने शेयर्स थे, 800 थे, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, विच इज 2। ठीक है, इसका आपका 560 आएगा और इसका आपका 360 आएगा, तो इसलिए 2 लाख। देखो 700 माइनस 450 800 2 लाख। ठीक है, now provided furniture costing 1,10,000 in September on 31st 2026 for transfer to him free of cost, क्योंकि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया। देख, तो एक तो सबसे पहले उसने वो किया, क्या बोलते हैं, प्रोवाइड किया फर्नीचर को सितंबर 2021 में 1,10,000 का, तो इसको तो 10% लगेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो कितना आ गया, 11,000। फिर उसके बाद 10% का जब उसने यूज किया फर्नीचर को, तो
फिर क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपकी 1,10,000 की थी, 10% नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ, ठीक है। 2021 से अब 26 आ गए हैं। फ्रॉम सितंबर 2021 टू सितंबर 2025, क्योंकि हम क्या पार्ट नहीं लेते ना, 2025 तक लेंगे, 2026 तो आया ही नहीं यहाँ पे, तो हम पार्ट नहीं लेते हैं, पूरा पूरा लेते हैं। तो सितंबर 2021 से 2022, 23, 24, 25, तो 4 साल, 10%, 1,10,000 कितना आएगा देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे यूज जो किया उसके लिए 1,10,000 का 10% करेंगे, विच इज 11 की। फिर उसके बाद उसने ट्रांसफर ही कर दिया, इसलिए जो हमारा 1,10,000 था उसमें से हम उसकी डेप्रिसिएशन को नॉर्मल वियर एंड टियर को लेस कर देंगे, विच विल बी 1,10,000 का 10% 4 साल के लिए, फ्रॉम सितंबर 21 से सितंबर 25, ठीक है। तो ये हमारा जो है आएगा 1,10,000 माइनस ये आएगा 44,000, तो हमारा आ जाएगा 66,000। 11,000 आपका यूज ऑफ फर्नीचर में, ट्रांसफर ऑफ एसेट में 66,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये पार्ट भी हो गया। उसके बाद लास्ट है लैपटॉप फैसिलिटी कॉस्टिंग 50,000। क्या बोला था लैपटॉप के लिए, चाहे पर्सनली हो पूरा, चाहे ऑफिस के लिए हो, चाहे पार्शल हो, फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ लैपटॉप इज नॉट टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए ही हो रहा हो, तो यहाँ पे नहीं। तो अब हम जब टोटल करेंगे, बेसिक सैलरी 840, डीए आपका 336, ठीक है, और ये तो नील है ही 10,000, आपका 2 लाख, और क्या है 11,000, 66,000, 10,000 और 49,291। तो आपका जो है ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी, इसको जब हम करेंगे टोटल, तो आपका ग्रोस सैलरी आ रही है 15,22,291 आपकी ग्रोस सैलरी आ रही है। नेट सैलरी कैसे आएगी, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट जो कितना था, एट द रेट सॉरी 15,000 अंडर सेक्शन 16, 50,000 आपकी लेस हो जाएगी, तो आपकी नेट सैलरी कितनी आएगी 1472,291, ठीक है। तो देखो यूज ऑफ फर्नीचर 10%, यूज ऑफ लैपटॉप टैक्स फ्री, फिर आपका जो फर्नीचर ऑफ एम्प्लॉय 1,10,000 था, 10% SLM लगता है 4 कंप्लीटेड ईयर्स के लिए 44,000, 66,000 आपका टैक्सेबल आ जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 का, और ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी आ गई, अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, नेट टैक्सेबल सैलरी आ गई। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ये, ध्यान रखना कहीं मार्च से आगे बढ़ जाओ, मार्च 2026 तक आएगा, और हर क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, वो हर मंथली भी बोल सकता है, वो ईयरली भी बोल, वो कैसे भी बोल सकता है, आपको देखना है वो, ठीक है, कि कैसे कैसे होएगा। और क्वार्टरली का मतलब 4 महीने में मत करना, 3 महीने बाद आएगा, ठीक है। जैसे जून से स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई अगस्त को छोड़ के फिर सितंबर में कम करना, फिर अक्टूबर नवंबर को छोड़ के फिर दिसंबर में कम करना, ऐसे करते हैं, ठीक है, क्वार्टरली में। फर्नीचर SLM 10 और कार का WDP कितना होता है, हाँ ये ध्यान रखना, हाँ इम्पोर्टेंट। फर्नीचर का SLM में होगा 10% के हिसाब से, कार का WDP में होता है 20% के हिसाब से, कंप्यूटर का WDP होता है 50% के हिसाब से, खाली फर्नीचर में SLM आएगा, बाकी दोनों में WDP वो भी 20 और 50। नेवर यूज WDP फॉर फर्नीचर, इट इज ऑलवेज 10%। स्टेट लाइन मेथड SLM के होता है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, तो फिर WDP वगैरह के लिए भी है, ठीक है। आपकी ये फिनिश हो गई। पूरी लास्ट में रिवीजन पॉइंटर्स देख लो। अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट आप 78% इफेक्टिव रेट से करते हो, ठीक है, नहीं तो एक मिनट बेटा, और इसमें 78% पे करते हो, और 60% अगर टैक्स आएगा, अगर अलग अलग करना है 60% टैक्स, 25% सर्चेज और 4% HEC, ओके, विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और डिडक्शन। क्लबिंग ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में क्या करोगे 64(1)(2) में कि इन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव अ सब्सटेंशियल, अगर दोनों के पास होता है दोनों का हाईएस्ट आता है। क्लबिंग इज डन इन द हैंड्स ऑफ द स्पाउस हुज इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्यूनरेशन इज हायर, ठीक है। और 1 ग्रैंड फादरिंग रूल क्या होता है आपका, कि टैक्स रेट जो होता है वो 12.5% होता है, एग्जाम्पशन लिमिट 1,25,000 लगती है, ऑलवेज एट 4% HEC एक्सप्लिसिटली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर होता है कॉस्ट का, लोअर ऑफ FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018, और सेल्स प्राइस जो भी आपकी होती है उसके बाद डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है 115 BAC। ब्लॉक करते रिमेंबर गैरेज रूल नॉट अलाउड, चैप्टर 6 ATCC D2, ATCC H2, ATCJ AA, ये नहीं होता, ठीक है। चैप्टर 6
से में कुछ भी अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट CCD2, CCH2 और JJAA। JJ आपका एम्प्लॉय वाला है, CCD2 आपका वो वाला है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला है। उसके बाद सेक्शन 1032 फाइनल चाइल्ड एग्जामिशन है, एडिशनल एप्रिसिएशन भी लगता है, एक्सटर्नल साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट है सीजीएम उसके अंदर चैप्टर 6A का क्वेश्चन अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट D3, और बाकी 1032 जो आपका होता है SCZ का वो भी नहीं होता, माइनर चाइल्ड एग्जामिशन भी नहीं मिलती, एडिशनल एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, इसके अंदर एक्सटर्नल साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन भी नहीं मिलती है, जो ऊपर क्वेश्चन भी आया था 35(1), 2 और 2A, 3 इन सब के बारे में। बिजनेस लॉस के रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? बिजनेस लॉस इवन इफ अराइविंग बाय क्लबिंग कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड। कंसेंशनल लोन परक्विजिट क्या होता है? अप्लाई SBI लैंडिंग रेट माइनस एम्प्लॉयज रेट जो उसने लगाया, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, नॉट द फर्स्ट डे, है ना। लास्ट डे में देखते हैं, फर्स्ट डे का नहीं देखते, कैलकुलेटिंग इट मेटिकुलसली फॉर ईच मंथ। डन।